नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी को कोसने के बाद राहुल गांधी छुट्टी मनाने निकल लिए। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने झूठ फैलाया क्या? मनमोहन से लेकर नरसिम्हा राव तक गांधी परिवार की बेइज्जती का शिकार प्रधानमंत्रियों का चैप्टर आज खोलूंगा। इसके अलावा 2100 रुपए वाले कार्ड के बाद केजरीवाल का वो नया ऐलान जिससे होगी बीजेपी और ज्यादा परेशान, वो भी आपको दिखाऊंगा। कपकपाती ठंड में छात्रों पर लाठियां, पानी की बौछार। सुशासन बाबू के बिहार में ये चल क्या रहा है? पहली लाठी खाने का वादा करने वाले प्रशांत किशोर कहां कट लिए जब छात्रों पर लाठी चली? बिहार में छात्रों पर हुए अत्याचार का वो चैप्टर जो बताएगा कि कौन सही कौन गलत। इसके अलावा वो सफेद खजाना जिसने बड़े बड़े धुरंधरों के होश उड़ा दिए हैं। पहाड़ों पर घूमने गए लोगों की गाड़ियां खुद ब खुद क्यों चलती चली जा रही हैं, आज ये भी बताऊंगा। और प्लेन क्रैश का वो वीडियो जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। एक छोटी सी चिड़िया ने कैसे 179 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी क्या, आज इसका चैप्टर भी होगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एआई की मदद से संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही नए साल पर दिल्ली पुलिस के कमांडोज समेत 600 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। सिर्फ कनॉट प्लेस में 50 से ज्यादा पुलिस पिकेट बनाए गए हैं और बाइक से भी पेट्रोलिंग होगी। राजस्थान के जैसलमेर में बोरिंग के दौरान जमीन फटने के बाद निकल रहा पानी 50 घंटे बाद रुक गया है। हालांकि अभी भी इलाके में गैस की दुर्गंध आ रही है और जमीन धंसने की आशंका बनी हुई है। एहतियातन आसपास का जो इलाका था उसे खाली करा लिया गया है। प्रशासन और ओएनजीसी के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कभी भी दोबारा गैस का रिसाव शुरू हो सकता है। इसरो ने भारत के स्पेडिक्स मिशन को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। कुछ देर में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2 छोटे छोटे अंतरिक्ष यानों को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी में सक्षम दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन की सफलता के बाद भारत को खुद का स्पेस स्टेशन और चांद पर भारतीय को उतारने के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने जीडीपी के लिए जो फ्रेश अनुमान लगाया है उसके मुताबिक 2024-25 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5% के पार यानी कि 6.6% रहेगी। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। महंगाई को लेकर आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि देश में खाने पीने की चीजों के रेट कम होंगे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी को कोसने के बाद राहुल गांधी क्या छुट्टी मनाने निकल लिए? मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने झूठ फैलाया क्या? मनमोहन से लेकर नरसिम्हा राव तक गांधी परिवार की बेइज्जती का शिकार प्रधानमंत्रियों का चैप्टर। सबसे पहले भाई, साल खत्म होने वाला है लेकिन इंडी गठबंधन के झूठ खत्म नहीं हो रहे। मनमोहन सिंह की मौत पर इतनी गंदी राजनीति हो रही है ना, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि किसी की मौत को भी इन लोगों ने मोदी के खिलाफ मौके की तरह इस्तेमाल किया है। 2 दिन से कांग्रेस का हर नेता आंसू बहा रहा है कि मनमोहन सिंह को उचित सम्मान नहीं दिया, मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर दी, मनमोहन सिंह को ये, मनमोहन सिंह को वो, उनका स्मारक मोदी नहीं बनवा रहे, उनके स्मारक के लिए मोदी जगह नहीं दे रहे। लेकिन अब इस तरह की राजनीति पर कोई क्या ही कहेगा, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कोरोना के वक्त में भी राजनीति कर रहे थे। जब तड़प तड़प के लोग मर रहे थे उस पर भी राजनीति कर रहे थे। यही लोग कह रहे थे कि मोदी वैक्सीन नहीं दे रहे, मोदी कुछ कर नहीं रहे, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां गई। अब इनसे क्या ही उम्मीद कीजिएगा कि ये किसी की मौत पर राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन बात तो यह है कि मनमोहन सिंह पर आंसू बहाकर ये लोग मोदी को कोस तो रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं बॉस? 1 दिन बाद न्यू ईयर की छुट्टी मनाने निकल लिए। जो राहुल गांधी मनमोहन सिंह के निधन पर इतना दुखी थे बॉस, इतना दुखी कि उनका दुखी चेहरा हाईलाइट करके कांग्रेस के आईटी सेल को दिखाना पड़ रहा था। आप देखिए, बाप रे, राहुल जी देखिए कितना दुखी हैं। आंख में खुजली हुई, उसको ठीक किए, क्या किया, आंसू तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको दिखा के कि अरे बाप रे, राहुल जी जैसे रो रहे हो। उन्हीं राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी इसके बाद 1 दिन बाद छुट्टी मनाने विदेश निकलनी है, न्यू ईयर मनाने।
ये किस तरह का दुख है बॉस? एक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आपसे नहीं छूट रहा है। अगर मनमोहन सिंह को इतना ही मानते थे तो ना जाते विदेश छुट्टी मनाने, उनके परिवार के साथ वक्त बिताते, कोई आसमान तो टूट नहीं जाता। लेकिन मनमोहन सिंह की बात नहीं थी। मनमोहन सिंह तो बहाना थे, कोसना था नरेंद्र मोदी को। इसलिए यह सब राजनीति हो रही है कि मनमोहन सिंह का अपमान कर दिया गया, जबकि इन्हीं मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते कितना अपमान हुआ उनका सबको याद नहीं है। तब गांधी परिवार चुपचाप देखता था, आज वही गांधी परिवार और कांग्रेस मोदी से सवाल कर रहे हैं। जिस पार्टी ने गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों को उचित सम्मान तक नहीं दिया, उनके लिए स्मारक ढंग के नहीं बनवाए, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, वो पार्टी अब पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान पर नरेंद्र मोदी को लेक्चर दे रही है बॉस। जबकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्हें सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी। मतलब अफसोस होता है कि ये बातें भी चर्चा में आ रही हैं और ये फैक्ट्स बताने पड़ रहे हैं। भाई 26 दिसंबर की रात को जब मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई, पीएम मोदी ने तुरंत सोशल मीडिया पोस्ट में दुख जताया, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज की तारीफ की। सोशल मीडिया पोस्ट करने के बाद वीडियो जारी कर उनके निधन पर दुख जताया। फिर अगले यानी 27 दिसंबर को पीएम मोदी मनमोहन सिंह के आवास पर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर 28 दिसंबर को दिल्ली के निगमबोध घाट जाकर उनको अंतिम विदाई दी। ये सब तो वो घटनाएं हैं जिसमें पीएम मोदी ने पर्सनली मनमोहन सिंह को याद किया, उनके निधन पर दुख जताया। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री के निधन पर जो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए उसे भी मोदी सरकार ने पूरा किया। भाई 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। मोदी सरकार ने यह भी कहा कि इस दौरान कोई सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। आपको पता नहीं होगा, जिस दिन मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, खुद प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा कार्यक्रम था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े कई कार्यक्रम कैंसिल हुए बॉस। यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सम्मान देने में पीएम मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से जुड़ी कवरेज लाइव चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी निधन हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री वो भी थे। क्या राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया था क्या? कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था क्या? किस कांग्रेसी नेता ने अपने यूट्यूब चैनल पे अंतिम संस्कार या अंतिम विदाई का वीडियो डाला था? नरेंद्र मोदी को कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए कि मैं बेइज्जत करूंगा और दुनिया देखे इसलिए। क्या मतलब कोई मर गया उसमें भी पॉलिटिक्स होगी क्या? और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? 27 दिसंबर को मनमोहन सिंह का निधन हुआ, आज 30 दिसंबर को राहुल गांधी विदेश चले गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर निकल गए हैं। आप सोचिए, एक तरफ देश 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश चले गए। इसे लेकर ही बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, क्योंकि जब आप किसी की मौत पर राजनीति कर रहे हो और राजनीति करते करते आपसे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं छूट रहा, भाई वहां तो कह रही है कांग्रेस पार्टी वीडियो डाल के कि बाप रे बाप, राहुल जी तो एकदम रो रहे थे बुखार पार पार, ऐसा माहौल बना रही हो। उतना तो नहीं था, आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन इतना आंसू आया कि न्यू ईयर मनाने चले गए कि ना मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। ये हो गया क्या? तो बॉस, ये सीरियसनेस पे सवाल उठेंगे कि क्या है ये। मनमोहन सिंह के जाने का इतना ही दुख था तो राहुल गांधी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन छोड़ देते, न जाते विदेश, मनमोहन सिंह जी के परिवार के साथ वक्त बिता लेते। अब कांग्रेस पार्टी यह कहकर राहुल गांधी का बचाव करने लगी कि उनकी प्राइवेट यात्रा से बीजेपी को क्या दिक्कत है, बीजेपी मामले से ध्यान भटका रही। अरे बॉस, प्राइवेट यात्रा इसलिए तो दिक्कत है, किसी देश के किसी काम से अगर जा रहे होते तो आदमी सोचता कि चलो भाई कोई काम है तो जा रहे हो। प्राइवेट यात्रा नहीं छोड़ी जा रही है, प्राइवेट तो प्राइवेट होती है, आराम से टिकट कैंसिल कराते छोड़ देते। यहां नरेंद्र मोदी ने देश भर में सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए तो नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर रहे हैं, और एक आदमी से अपना प्राइवेट कार्यक्रम नहीं छोड़ा जा रहा है तो वो आदमी सम्मान दे रहा है। गजब चल रहा है बॉस। कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के निधन में नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका तलाशा। मनमोहन सिंह के निधन के अगले दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, फिर फोन पर भी बात की। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार के सामने यह मांग रखी कि जैसे बाकी प्रधानमंत्रियों का जहां अंतिम संस्कार हुआ है वहीं उनका समाधि स्थल है, ऐसा ही मनमोहन सिंह के साथ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने यह मांग उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, प्रक्रिया में वक्त लगेगा, ट्रस्ट बनाना होगा, वही मेमोरियल बनाएंगी।
मतलब ये नहीं हुआ कि भाई नहीं आपका मेमोरियल नहीं बनेगा, सब बनेगा, लेकिन ट्रस्ट बनाना पड़ेगा बॉस, उसमें समय लगेगा। अभी अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए, मेमोरियल पक्का बनेगा। लेकिन नहीं, उस पर भी पॉलिटिक्स हो गई। मनमोहन सिंह के मेमोरियल को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार से जो मांग की थी उसे मोदी सरकार ने मान लिया, यानी मोदी सरकार ने विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा यह कहने लगे कि कांग्रेस के दबाव में बीजेपी ने रात में स्मारक का नोटिफिकेशन जारी किया। एक बार पवन खेड़ा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस मामले में कांग्रेस ने और क्या क्या नए आरोप लगाए हैं और उसकी सच्चाई क्या है। हमारा दबाव जब आया तब जाकर इन्होंने रात को वो नोटिफिकेशन निकाला कि हम करेंगे, उससे पहले कोई कुछ नहीं था। यहां तक बात हुई कि साहब आप शक्ति स्थल से कुछ ले लीजिए जमीन, लेकिन इनको स्मारक वहीं होना चाहिए और अंत्येष्टि वहीं होनी चाहिए जहां स्मारक बनेगा। अभी निधन हुआ है, आप उसी वक्त एकदम शुरू हो जाएगा कि अभी रातों रात जैसे स्मारक बनना है। सामने वाला सरकार में है, उसको प्रक्रिया देखनी होती है, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो उसको तो थोड़ा समय लगेगा। नहीं, हमने प्रेशर बनाया था, प्रेशर बनाने पे होता तो 4 दिन बाद होता। कांग्रेस को तो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को घेरना था, इसलिए कांग्रेस पार्टी नए नए आरोपों की पूरी लिस्ट ले आई। भाई इतने में भी मन नहीं भरा। कांग्रेस ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि मोदी सरकार मनमोहन सिंह के लिए एक जगह तय नहीं कर पाई। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन श्रद्धांजलि दे पाए। कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे अंतिम संस्कार स्थल को खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया। लेकिन आप यह भी देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को स्मारक के लिए जमीन नहीं देने पर कोस रही है। उसकी सरकार में हुआ क्या था? साल 2013 से पहले किसी पूर्व प्रधानमंत्री या अन्य वीवीआईपी के निधन पर उनके आवास को ही मेमोरियल में बदल दिया जाता था। लेकिन साल 2013 में मनमोहन सिंह की ही सरकार थी जिसने इस परंपरा पर रोक लगाई और फैसला लिया कि पूर्व प्रधानमंत्री या अन्य वीवीआईपी के निधन पर जो मेमोरियल बनेगा वो एक कॉमन प्लेस पर बनेगा। यह कॉमन प्लेस राजघाट के पास होगा और उसे स्मृति स्थल कहा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली में वीवीआईपी समाधि के लिए 245 एकड़ से ज्यादा की जमीन ली जा चुकी थी और कोई स्पेस ही नहीं बचा था। यानी खुद मनमोहन सिंह की सरकार यह मान रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री या अन्य गणमान्य लोगों के मेमोरियल के लिए दिल्ली में जगह का इंतजाम करना इतना आसान नहीं है बॉस। जगह नहीं बची है। यह 2013 की बात हो रही है। स्पेस की किल्लत है और आज कुछ घंटे लग गए ये बताने में कि भाई हां ट्रस्ट बनेगा और उसमें जमीन मिलेगी, जगह मिलेगी, वहां बनेगा मेमोरियल। बाप रे, उसका तमाशा हो गया। आप देखिए जो गांधी परिवार आज मनमोहन सिंह के निधन पर आंसू बहा रहा है, उनके सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी से भिड़ने की तस्वीर पेश कर रहा है, उस गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते उनके साथ किया क्या क्या था। एक दिन बाद तो छुट्टी मनाने चले गए, लेकिन जब जिंदा थे मनमोहन सिंह तब क्या हुआ? यूपीए 2 के दौरान राहुल गांधी मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। यहां तक कह दिया था कि ये अध्यादेश नॉनसेंस है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। यह अध्यादेश दागी उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए था। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही सरकार के अध्यादेश को नॉनसेंस तक कह दिया था और कहा था इसको तो फाड़ देना चाहिए। क्यों? किसी ने कहा होगा कि भाई आपको एंग्री यंग मैन की इमेज बनानी चाहिए, तो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोले कि इसको तो फाड़ देना चाहिए, नॉनसेंस है। तब मनमोहन सिंह की बेइज्जती नहीं हुई थी, प्रधानमंत्री थे वो बॉस। सुनिए एक बार तब राहुल गांधी ने क्या किया था। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'm interested in what the Congress party is doing. I'm interested in what our government is doing. And I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. राहुल गांधी की इस हरकत की वजह से मनमोहन सिंह काफी नाराज हो गए थे, दुखी हो गए थे। इस बारे में प्लानिंग कमीशन के तत्कालीन डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने बताया था कि मनमोहन सिंह राहुल गांधी के बर्ताव से काफी आहत हुए थे। मोंटेक सिंह ने बताया कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके स्टेटमेंट को पढ़ा तो वो शांत हो गए। पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर अचानक से पूछा कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। सोचिए कितना हर्ट हुए होंगे मनमोहन सिंह कि कहे कि मैं इस्तीफा ही दे दूं क्या। ऐसी हालत हो गई थी।
आप यह भी देखिए कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी से जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने क्या सलूक किया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के निधन के वक्त जो हुआ उसकी कहानी बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो याद दिलाता हूं। नरसिम्हा राव के साथ जो बर्ताव कांग्रेस ने उस समय किया वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नरसिम्हा राव की मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हुई थी। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अगले दिन यानी 24 दिसंबर 2004 को तिरंगे में लिपटे नरसिम्हा राव के शव को एक गाड़ी में रखा गया और एयरपोर्ट ले जाया जाने लगा। रास्ते में 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस का मुख्यालय था। परिवार ने तय किया कि एयरपोर्ट जाने से पहले नरसिम्हा राव के शव को कुछ देर पार्टी मुख्यालय में रखा जाए। 24 अकबर रोड के पास उस गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। पार्टी मुख्यालय का गेट बंद था। वहां कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए थे। सोनिया गांधी और दूसरे नेता अंतिम विदाई देने के लिए बाहर आए। आमतौर पर किसी भी नेता के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर पार्टी मुख्यालय में आम कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए रखने का रिवाज था, लेकिन नरसिम्हा राव के मामले में ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेस कार्यालय का गेट ही नहीं खोला भाई इन लोगों ने। करीब आधे घंटे तक पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी बाहर खड़ी रही, बाहर ही आके श्रद्धांजलि दे दी, खत्म मामला। उसके बाद एयरपोर्ट ले गई, बॉडी ले जाया गया बॉडी को। नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हैदराबाद में जाकर हुआ। इसे लेकर भी आरोप लगते हैं कि उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने नरसिम्हा राव के परिवार पर इसके लिए दबाव डाला था। नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे। इस देश में जो इकोनॉमी आज रॉकेट बनी हुई है ना बॉस, उसकी नींव तलाशते जाइएगा, उसमें बहुत बड़ा रोल आपको नरसिम्हा राव का मिलेगा। लेकिन चूंकि वो गांधी परिवार से नहीं थे तो उनका तो पूरा वजूद ही इस देश में ऐसा लगता है कि चर्चा में भी ना आए, इसका प्रयास हुआ। नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया उसके बारे में 2004 में कांग्रेस महासचिव रही मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। उन्होंने लिखा था कि उनकी बॉडी को एआईसीसी के कंपाउंड में भी लाने नहीं दिया गया, जबकि उनका पार्थिव शरीर पार्टी के गेट के बाहर तोप गाड़ी में था। कांग्रेस के नेता बाहर खड़े थे। मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब में यह भी खुलासा किया था कि जब तक वो कांग्रेस पार्टी में थी तब तक नरसिम्हा राव की तस्वीर भी कांग्रेस मुख्यालय में नहीं लगी थी, जबकि नरसिम्हा राव के सियासी कद से छोटे कई नेताओं की तस्वीर वहां थी। आप यह जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि सालों तक कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। आज जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा बर्ताव, अरे बॉस, आप नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे। 10 साल सत्ता में रहते हुए नरसिम्हा राव का मेमोरियल नहीं बनवाया बॉस यूपीए ने। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने नरसिम्हा राव को उनका उचित सम्मान दिलवाया। मोदी सरकार में उनका मेमोरियल बना। मोदी सरकार ने ही नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया। मनमोहन सिंह हो या पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार के बाहर कुछ दिखता है क्या? यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ भी कांग्रेस ने ऐसा ही सलूक किया। खुद प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ये गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। पहला आरोप, जब प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शोक सभा तक आयोजित नहीं की। दूसरा आरोप, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दावा किया कि राष्ट्रपति रहते हुए उनके पिता मनमोहन सिंह को भारत रत्न देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव की अनदेखी की। आप यह भी देखिए कि मनमोहन सिंह कांग्रेस की राजनीति का स्तर इस लेवल तक आ गया कि वो मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के मुद्दे को सिखों के अपमान से जोड़ने लगी। यहां भी वोट बैंक पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई। राहुल गांधी पहले ही विदेश जाकर कह चुके हैं कि मोदी सरकार में सिखों को पगड़ी पहनने की भी आजादी नहीं है। राहुल गांधी के उसी नैरेटिव को ठोस करने के लिए मनमोहन सिंह के धर्म को राजनीति का हथियार बना लिया गया। दिल्ली में चुनाव भी है, यहां सिख वोटर भी है, इसलिए भी यह बात खूब उठाई जा रही है कि सिख प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है। लेकिन मोदी सरकार के शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, जो खुद सिख हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह के स्मारक पर कांग्रेस की राजनीति को लेकर कहा कि दिल्ली में एकता स्थल है, यहां 9 में से 7 स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक बन चुके हैं। स्मारक के लिए 2 जगह खाली है। कांग्रेस ने स्पेशल मेमोरियल बनाने की मांग की है। सरकार इसे मंजूर कर चुकी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में समय लगेगा। ट्रस्ट बनाना होगा, वही मेमोरियल बनाएगी। वाजपेयी जी के समय भी यही हुआ था। सुनिए मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर हरदीप पुरी ने क्या जानकारी दी। कहना कि सिख पार्टी का अपमान हुआ है, मैं बिल्कुल गलत बात है। और आने वाले समय में भी अभी जो एक फाइनल उनके मेमोरियल के लिए जमीन दी जाएगी, और अभी देखते जाइए, वी आर इट्स टू फ्रेश। और ये कंट्रोवर्सी जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वी शुड गिव देम अ फ्री रन।
मनमोहन सिंह पर राजनीति करने का एक मकसद दिल्ली चुनाव भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस इतनी ही सीरियस होती तो राहुल गांधी विदेश न चले गए। वो यहां मेहनत करते। जिस वक्त दिल्ली चुनाव अपने पीक पर है उस वक्त राहुल गांधी विदेश चले गए। जबकि आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, कोई दिन नहीं जाता जब केजरीवाल कोई नई घोषणा ना कर रहा हो। दिल्ली में केजरीवाल अपना माहौल बनाने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। कहा जा रहा है ये उनका सबसे टफ चुनाव है, लेकिन अगर टफ है तो कम से कम मेहनत तो कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरह छुट्टी मनाने तो नहीं गए। आज अरविंद केजरीवाल ने नया चुनावी दांव खेल दिया। केजरीवाल ने हिंदू पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपए महीने देने का ऐलान केजरीवाल ने किया। यह बीजेपी की पिच पर जाकर खेलने जैसा है। बीजेपी केजरीवाल के 2100 रुपए महीने वाले वादे पर सवाल उठा रही थी, तो केजरीवाल ने पुजारियों को 18,000 रुपए महीने देने के वादे से दिल्ली चुनाव में नया ट्विस्ट ला दिया। सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह पहली बार हो रहा है। यानी पहले केजरीवाल बीजेपी को अपनी पिच पर लेकर आए थे, जहां बीजेपी केजरीवाल की महिला सम्मान स्कीम पर सवाल उठा रही है, लेकिन अब केजरीवाल खुद बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग करने लगे और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा कर दिया। बीजेपी केजरीवाल के इस नए वादे पर भड़की हुई है। आरोप लगा रही कि पूरे साल तो मौलवियों को सैलरी बांटते रहे, अब चुनाव आते पुजारियों को याद कर रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच बड़ी बात यह है कि केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं और बीजेपी अभी तक पीछे पीछे दौड़ रही है। चुनावी एक्शन केजरीवाल की तरफ से हो रहा है, बीजेपी रिएक्शन दे रही है और कांग्रेस तो इस लड़ाई में अभी तक कहीं दिख ही नहीं रही। अब बताइए क्या ही होगा दिल्ली में। पाठशाला में अब अगली क्लास। कपकपाती ठंड में छात्रों पर लाठियां, पानी की बौछार। सुशासन बाबू के बिहार में यह हो क्या रहा है? पहली लाठी खाने का वादा करने वाले प्रशांत किशोर कहां कट लिए जब छात्रों पर लाठी चली? बिहार में छात्रों पर हुए अत्याचार का वो चैप्टर जो बताएगा कि कौन सही कौन गलत। छात्रों ने जब भी आंदोलन किए हैं तो सरकारों को उनकी बातों को सुनना पड़ा। छात्र जब भी अपनी डिमांड के साथ सड़कों पर उतरे हैं तो सरकारों पर असर हुआ है। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के बिहार में यही हो रहा है। हजारों छात्र अपनी मांगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और छात्रों की मांग भी ऐसी नहीं है जो पहली बार की जा रही है या आज से पहले इसकी डिमांड कभी पूरी नहीं की गई। बावजूद इसके बिहार में छात्रों पर लाठियां चल रही हैं। कपकपाती ठंड में छात्रों पर वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं, वो आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। छात्रों के आंदोलन पर राजनीति भी तेज हो गई है, या यूं कहिए कि छात्रों के कंधों पर सवार होकर कुछ नेता राजनीति में लंबी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्रों ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। बिहार में बीपीएससी के छात्र क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, पहले उसका ट्रेलर देखिए, फिर पूरी बात बताता हूं। गया है वो क्या आया, सारा आंदोलन को बर्बाद करके वही गया है। हमारी ताकत को हमसे दूर। हम ये चाहते हैं कि सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे? हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र पिछले 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं इस ठंड में।
पटना के जेपी गोलंबर पर कल रात हजारों छात्र जमा हो गए। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे थे। बीपीएससी की परीक्षा देने वाले ये सभी छात्र परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे। पुलिस और प्रशासन के लोग भी यहां पर मौजूद थे। पुलिस लगातार छात्रों से कह रही थी कि वो चले जाएं, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने छात्रों को बुरी तरह से लाठियों से मारा। ये तस्वीरें किसी का भी खून जमा सकती हैं। आप देखिए बॉस, ये छात्रों को किस तरह से इस ठंड में मारा। उधर से पानी, इस ठंडा में बॉस, इतनी ठंड में पानी चल रहा है, वाटर कैनन चल रहा है, पुलिस दाएं दाएं मारे जा रही है लाठी से। क्या भाई, छात्रों ने क्या कसूर किया है? अपनी डिमांड रख रहे हैं ना। पुलिस जिस तरह से लाठियां भांज रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों पर लाठी भांज रही है। ये सारे छात्र हैं बॉस, जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको कोई शौक नहीं है कि इतना ठंडा में आए और लाठी खाएं और पानी झेलें। ये छात्र लाठियां खा रहे हैं, पुलिस की मार सह रहे हैं, लेकिन फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कोई तो वजह होगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर सिर्फ लाठीचार्ज नहीं किया, पुलिस ने छात्रों के प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। दिसंबर की गला देने वाली ठंड में छात्रों पर पानी की तेज बौछार फेंकी गई। माहौल ऐसा हो गया था जैसे ये छात्रों का नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है और उसे कुचलने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा है। छात्रों के साथ ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है बिहार में? पानी की बौछार पड़ते लाठीचार्ज होता रहा, लेकिन बीपीएससी परीक्षार्थियों का हौसला नहीं टूटा। वो वहीं खड़े रहे। एक युवक तो पानी की बौछार के बीच ही राष्ट्रगान गा रहा था, जिसकी तस्वीर भयंकर वायरल हो रही है। बॉस, ये छात्र हैं, अभी सड़कों पर अपनी डिमांड लेकर उतरे हैं। उनकी मांगों को सुनिए। सीएम आवाज में बुलाइए ना बॉस, क्या आइए, आओ सीएम आवाज में, बताओ क्या बात है, क्या कर सकते हैं। लाठी, पानी, उनकी परेशानी तो समझिए, उसे दूर करने की कोशिश तो करिए, बात तो कीजिए बॉस। लेकिन पुलिस और प्रशासन का रवैया देखिए कि तस्वीरें सामने होने के बाद भी पुलिस कह रही है कि बल का प्रयोग नहीं हुआ। सुनिए पटना की एसपी को। हमारे द्वारा इनको उठाने के बावजूद जो है इन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें बीच में हम लोग स्वयं खड़े रहे। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है इनको यहाँ से हटाया। इसमें बल का जो है ऐसा प्रयोग नहीं किया गया। इनको शुरू से लेकर कल से लेकर अभी तक जो है हमारी समझाने का प्रयास किया गया है। मतलब इन्होंने समझाने का प्रयास किया, छात्र नहीं समझे तो हौंक दिया, बस यही मिलेगा छात्रों को। आखिर ये छात्र लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बाद भी पीछे हटने को क्यों तैयार नहीं है? छात्रों का आरोप क्या है, डिमांड क्या है? आपको ये सब जानना चाहिए। भाई 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं परीक्षा आयोजित की गई। 3,25,000 से ज्यादा छात्रों ने 912 केंद्रों पर परीक्षा दी। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र में गड़बड़ी का आरोप लगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र की सील खुली हुई थी। छात्रों ने प्रश्न पत्र को लीक करने का भी आरोप लगाया। हंगामे के बाद बीपीएससी ने बापू सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया। बापू सेंटर पर फिर से परीक्षा के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की। यानी छात्रों के आरोप पर बीपीएससी ने बापू सेंटर की परीक्षा रद्द करके उसे दोबारा कराने के लिए 4 जनवरी की तारीख दे दी। लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है। उनकी डिमांड है, छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए। एक सेंटर पर दोबारा परीक्षा से निष्पक्षता प्रभावित होगी। छात्र पूरी परीक्षा फिर से कराने की मांग कर रहे हैं भाई, कि भाई एक सेंटर पर मान लीजिए इस बार आपने दे दिया, भाई वो कह रहे हैं कि एक ही सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराने से नतीजों पर असर पड़ सकता है। अगर बापू सेंटर के री एग्जाम में आसान प्रश्न पत्र आया तो बाकी छात्रों के लिए साथ तो नाइंसाफी होगी ना। इसी वजह से छात्र पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनिए छात्र आगे की रणनीति के बारे में क्या बता रहे हैं, फिर आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे इन छात्रों का पॉलिटिकल इस्तेमाल करने का भी प्रयास हो रहा है। आगे का प्लान ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंटों का कोई प्लान करके हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे होगा वैसे देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। बाकी जो भी है आंदोलन को जीवित निरंतर चलने वाली है। सारे जिला से सपोर्ट है। हाँ, हर जिला से इसकी प्रतिक्रिया आ रही है। प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ हम कहाँ से देंगे? मोबाइल ऐप सेंटर के बाहर कर देते हैं। अगर बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की आप जांच कराएं। एक ही कंपटीशन के लिए 2 एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका रिजल्ट जायज़ तरीके से नहीं आएगा, इसीलिए लोग मांग कर रहे हैं। इनफैक्ट कि 67वीं बीपीएससी में नीतीश कुमार जी ने जब कैंसिल किया था 67वीं बीपीएससी को लेकर के कि भैया आरा में हुआ है घोटाला, तो केवल आरा कैसे कैंसिल होगा, सारा कैंसिल होगा। तो इस बार भी तो वही चीज़ है।
उम्मीद है कि हाँ भाई नोटिस मिल जाएगा सभी को री एग्ज़ाम का। नोटिस लेने के बाद ही यहाँ से कोई हटेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई जाएगा बिना नोटिस लिए। जो छात्र इतनी मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी, उनके लिए जिंदगी का प्रश्न है भाई, उनका करियर का प्रश्न है। अब पुलिस कह रही है कि उनको समझाए थे, समझा रहे थे, एक दिन से नहीं समझे तो ये एक्शन हुआ है। कैसे समझेंगे बॉस? आपका करियर रहता है, आप समझ जाते। बीपीएससी अभ्यर्थियों के इरादे साफ हैं, चाहे लाठियां बरसाइए, ठंडे पानी की बौछार फेंकिए, वो नहीं हटेंगे। आज भी इन छात्रों ने पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट जारी रखा। शाम को छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार को फिर मैसेज दिया कि दोबारा एग्जाम कराए बिना कोई हल नहीं निकलने वाला है। सुनिए एक बार छात्रों को। और आप देखिए कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो हाथों में कैंडल लेकर इस वक्त गर्दनी बाग की जो सड़कें हैं वहां पर निकले हुए हैं और उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो उनकी मांग है वो री एग्जाम की है। री एग्जाम के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे निर्णय लिया जाए और हम लोग को पढ़ने का अब उचित मौका दिया जाए। हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। अब इस पूरे मामले का हल कैसे निकलेगा? इस हल का सरकार को सोचना है। ये जो गवर्नमेंट है अगर कोऑपरेट करती है, हमारी मांग को पूरी कर लेती है, यही हल है, दूसरा कोई हल नहीं है। री एग्जाम का जो सॉल्यूशन है ये सरकार को सोचना है। स्टूडेंट सरकार नहीं चला रही है, सरकार चला रही है और ये सरकार को सोचना है कि इसका हल कैसे निकालेगा। ये कैबिनेट सेक्रेटरी को सोचना है, ये जो बीपीएससी के सचिव है उनको सोचना है इसका हल कैसे निकलेगा। छात्रों का यह प्रोटेस्ट 13 दिसंबर के बाद से ही हो रहा है। छात्रों की डिमांड है कि पूरी परीक्षा ही फिर से कराई जाए और इसी मांग के साथ ये छात्र पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों को इंसाफ की जगह लाठियां और पानी की बौछार मिल रही। कल यानी रविवार को छात्रों का प्रोटेस्ट भयंकर चर्चा में आ गया क्योंकि छात्रों के प्रदर्शन का सहारा लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिशें तेज हो गई। बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले प्रशांत किशोर इसमें सबसे आगे रहे। प्रशांत किशोर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंच गए। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में छात्रों की संसद में पहुंचे और छात्रों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी डिमांड के साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर के ही नेतृत्व में गांधी मैदान से सीएम आवास तक आक्रोश मार्च भी निकाला गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को भरोसा दिलाया था कि अगर लाठी चार्ज हुआ तो पहली लाठी मैं खाऊंगा। मतलब प्रशांत किशोर कह रहे थे कि पहली लाठी मैं खाऊंगा। अब छात्र पूछ रहे हैं कि लाठी चली तो कहां गए आप? कहा जा रहा है कि आक्रोश मार्च के साथ प्रशांत किशोर जेपी गोलंबर तक साथ आए थे। पटना के जेपी गोलंबर पर छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, छात्र नहीं माने। इसी पॉइंट पर छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का प्रयोग हुआ। लेकिन इसी बीच आरोप यह भी है कि पहली लाठी खाने की बात कहने वाले प्रशांत किशोर धीरे से कट लिए और पीछे छात्र लाठी खाते रहे। इसी बात को लेकर छात्र नाराज हैं। अरे बॉस बोले थे पहली लाठी मैं खाऊंगा, लाठी चली तो कहां? छात्रों के साथ प्रशांत किशोर की बहस भी वायरल हो रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कि लाठीचार्ज के बाद छात्रों ने प्रशांत किशोर पर क्या आरोप लगाए। सर हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। सर उन्होंने आश्वासन दिया सर, लेकिन उनका कोई यहाँ पे सर चाहते हैं कि सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे? यानी छात्रों का आरोप है कि प्रशांत किशोर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बाद में निकल लिए और इसी दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन का प्रयोग भी किया गया। पटना के जेपी गोलंबर पर जो भी घटना हुई उसको लेकर पुलिस ने एक्शन भी ले लिया है, जिसमें प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। प्रशांत किशोर समेत 19 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। प्रशांत किशोर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को भड़का के सड़क पर लाने का आरोप है। इसके अलावा हंगामा करने की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। हालांकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और उनका मकसद छात्रों को पिटवाना और केस दर्ज करवाना नहीं है। एक बार प्रशांत किशोर को सुनिए। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं, पहले भी था, आज भी हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान है। मेरा लक्ष्य धरना प्रदर्शन कराकर बच्चों को पिटवाना और उन पर केस करवाना नहीं है।
मैं 2 दिन से सरकार को ये कह रहा हूं कि आप कोई प्रतिनिधि मंडल से बच्चों से मिल लीजिए। अगर सरकार पहले ही मिल लेती तो आज ये घटना होती ही नहीं। प्रशांत किशोर भले ही पहले चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन अब वो एक पार्टी के नेता हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपना दम दिखाना चाहते हैं। छात्रों के आंदोलन के सहारे प्रशांत किशोर शायद बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाह रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर अब बुरी तरह से घिर गए, क्योंकि पहले तो छात्रों ने आरोप लगा दिया कि लाठीचार्ज के समय प्रशांत किशोर कट लिए। उसके बाद छात्रों के साथ ही प्रशांत किशोर बहस करते भी दिखाई दिए। आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जब प्रदर्शनकारी छात्रों पर प्रशांत किशोर भड़कते हुए दिखाई दिए। देख रहे हैं छात्रों के साथ भिड़ रहे हैं कि ढीला कर देंगे और क्या क्या चल रहा है, नशा ढीला कर देंगे। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें बीपीएससी के प्रदर्शनकारी छात्र खुद कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के भरोसे पर वो मार्च में गए थे, लेकिन पीके छात्रों को छोड़कर चले गए। इस पर प्रशांत किशोर भड़क गए और बहस करने वाले छात्रों को नेता बता दिया। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि छात्र उनसे कंबल मांग रहे हैं और आरोप भी उन्हीं पर लगा रहे हैं। सुनिए एक बार। हम खाएंगे उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, डराइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नया नेता भी आए थे, बड़ा सब। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता सुनिए ना, बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए थे, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। कंबल नहीं कोई आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, कंबल का बात बता रहा कि नाम का है, टैंक के लेकर चल जाएंगे तो नहीं जाते, मारेंगे। ये प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स बदलने आए हैं। गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा बीपीएससी की तैयारी करता है, उसको कंबल देने का धौंस दिखा रहे हैं कि कंबल हमसे मांग रहे हो तो पॉलिटिक्स भी हमसे कर रहे हो। तो मतलब आप कंबल दे दीजिए, उसके बाद जो कीजिए, उसके बाद आप कंबल ओढ़ के घी पीते रहिए। छात्र आपसे कंबल ले लेगा तो उसके बाद क्या होगा? आपसे कुछ पूछ नहीं सकता सवाल। ये प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स है बिहार की। ये बदलने आए हैं पॉलिटिक्स। एक कंबल में जो है छात्र सरेंडर कर दे, अरे बॉस आपने कंबल दे दिया, अब क्या? और उनके साथ के लोग कैसे बात कर रहे हैं छात्रों से? प्रशांत किशोर के बात करने के अंदाज से भी छात्र भड़क गए। प्रशांत किशोर पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने छात्रों को धमकाने की भी कोशिश की थी। इसी के बाद छात्रों ने प्रशांत किशोर गो बैक के नारे लगाने शुरू किए। सुनिए क्या हुआ। क्या नाम है आपका? नाम से मतलब नहीं है सर। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे, होशियार बनने की। सुनो पहले बात। डरा रहे हैं क्या सर? नहीं सर, डरा रहे हैं क्या? डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? गो बैक, 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 गो बैक। सर पिटवा दिया तो आप क्या किया है? आप तो पिटाइएगा। प्रशांत किशोर को समझ में आ रहा होगा कि किसी और के लिए एसी कमरे में बैठकर रणनीति बनाने और जमीन पर उतर के पॉलिटिक्स करने में कितना फर्क है। एटीट्यूड से तो नेता टाइप नहीं लग रहे हो, जिस तरह से गर्मी में बात कर रहे हैं छात्रों से। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर बिहार में राजनीति तेज हो गई। सभी दल छात्रों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमने बिहार सरकार से छात्रों की मांग पर गौर करने की गुजारिश की है। सरकार ने छात्रों के साथ बात शुरू भी कर दी है। हम हर कदम पर छात्रों के साथ खड़े हैं। लाठीचार्ज करने वाले और वाटर कैनन चलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाए जाने की निंदा करता हूं। हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, उनके दर्द को समझ सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि बिहार में बेरोजगार युवा बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को अहंकार छोड़कर युवाओं से बात करनी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि हमने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था। हमारे छात्र लड़ाई नहीं करना चाहते, वो सिर्फ दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग कर। हम छात्रों के साथ खड़े हैं और हम उनके हक के लिए लड़ेंगे। बीपीएससी के परीक्षार्थियों के आंदोलन से अब बिहार सरकार भी एक्शन में आ गई। परीक्षार्थियों का एक डेलीगेशन आज बिहार के मुख्य सचिव से मिला। इससे पहले बिहार के राज्यपाल ने बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई परमार को भी तलब किया। बीपीएससी के चेयरमैन ने आधे घंटे तक राज्यपाल को पूरी घटना के बारे में ब्रीफ किया। वहीं बीपीएससी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि परीक्षार्थियों का 11 सदस्यीय डेलीगेशन मिलने आया। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा से संबंधित मांग पत्र सौंपा गया है, जिनमें पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग है, परीक्षा में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच की मांग है, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग है, बल प्रयोग करने में शामिल कर्मचारियों पर एक्शन की मांग है, आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थी सोनू के परिवार को 10 लाख के मुआवजे की मांग शामिल है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार इन मांगों पर विचार करेगी। तो बॉस यही काम ना पहले कर लेते। वो छात्र वहां बैठा है, हट नहीं रहा है, तो उठ के या तो खुद चल जाते या खुद ही मिल ले। अब जैसे आज मिले वैसे पहले मिल लेते। उसको कोई शौक नहीं है छात्र को कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो है वहां ठंड में बैठा हुआ है कि लाठी खाएं, थोड़ा वाटर कैनन देखें कैसा होता, मजा आएगा। ऐसा नहीं है उसका मन। लेकिन पहले पॉलिटिक्स कीजिए, सवाल उठे, तब जाके एक्शन लीजिए। ये तो हिसाब है। अब प्रशांत किशोर तो अलग ही रौले में चलता है। पाठशाला में अगली क्लास, वो सफेद खजाना जिसने बड़े बड़े धुरंधरों के होश उड़ा दिए हैं। पहाड़ों पर घूमने गए लोगों की गाड़ियां खुद ब खुद क्यों चलती चली जा रही हैं, अब इसका चैप्टर। साल खत्म होने में एक दिन का वक्त बचा है। देश दुनिया में नए साल के स्वागत की तैयारी हो। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए लोग घूमने निकल रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई पहाड़ों की तरफ निकल पड़ रहा है। और पहाड़ों पर इस समय गजब का माहौल बना हुआ है। बॉस, कुदरत का जो खजाना है ना, सुंदरता का, अद्भुत चीजों का, वो ये खजाना उसमें से एक है। ये सफेद खजाना बर्फ। ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई सफेद खजाने की खोज में पहाड़ पहुंच रहा है। नॉन स्टॉप बर्फबारी से गुलजार हुए पहाड़ों पर पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। लोग कश्मीर से लेकर गुलमर्ग तक, कुफरी से लेकर औली तक स्नोफॉल देखने के लिए उमड़ पड़े। शिमला और कुल्लू मनाली में तो बुरा हाल है। हिमाचल वैसे भी दिल्ली एनसीआर वालों के लिए फेवरेट न्यू ईयर डेस्टिनेशन रहा है। ऐसे में जिसे देखो वो 31 दिसंबर मनाने के लिए हिमाचल की तरफ कूच कर चुका है। बर्फ से लदे सफेद पहाड़ों के बीच जहां तक नजर जा रही है, जन्नत में जश्न की रंगत तो दिख रही है। जिसे देखो वो बर्फ देखकर झूम रहा है। लोग गाड़ियों से उतरकर बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। और तो और गाड़ियां भी अपने आप चलती दिखने लग रही। देखिए बर्फबारी से जमा हुए सफेद खजाने का नजारा, फिर बताऊंगा कि कैसे यह खजाना लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। बचो भाई, बचो बचो, जितना बच सकते हो उतना बचो। स्नोफॉल देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही प्रॉब्लम भी दे सकता है। यानी बर्फ का मजा है तो बर्फ में सजा भी है। पहाड़ों से ऐसी गजब की तस्वीरें आ रही हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएं। हिमाचल प्रदेश का यह वीडियो देख लीजिए। लोडर टेम्पो के ड्राइवर ने पूरी कोशिश कर ली कि टेम्पो को बचा ले, बर्फ है नीचे तो चक्का फिसलता चला, देख रहे हैं, गिर गया। ढलान पर उसकी गाड़ी ने जवाब दे दिया। गाड़ी में ब्रेक लगा रहा तो और घिसटती चली जा रही है क्योंकि नीचे बर्फ है, तो वो एकदम स्किड कर रही है। सीधे खाई में चली गई भाई गाड़ी। टेम्पो के ड्राइवर को अंजाम पता था, तो भाई ने टेम्पो की, जैसे ही टेम्पो पीछे की तरफ फिसलने लगी तो भाई गाड़ी से कूद गया। बोला कि भाई तुम जाओ, मैं नहीं साथ दे पाऊंगा, तुम तो जा रही। अब देहरादून के पास चक्राता में हुए हादसे की तस्वीर देखी। इस लोडर गाड़ी के पीछे कुछ लोग भी बैठे थे। जैसे ही गाड़ी ने फिसलना शुरू किया तो लोगों ने पीछे की तरफ फिसलती हुई गाड़ी से छलांग लगा दी। एक नहीं दो लोग बैक टू बैक गाड़ी से कूद पड़े। एक शख्स तो इस गाड़ी के नीचे आते आते बचा है। आप देखिए ना, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये तो जितना ट्राई करेगा ये रोक नहीं पाएगा। गाड़ी फिसलती जा रही है, देख रहे हैं कैसे। अरे बाप रे बाप, अभी नीचे आ जाती। गाड़ी ने जैसे ही पीछे की तरफ फिसलना शुरू किया, पीछे खड़ी गाड़ियों ने भी बैक गियर लगा लिया। हालांकि यहां ढलान ज्यादा नहीं थी, इसलिए गाड़ियां एक दूसरे से टकरा कर रुकी हैं। ऐसे नहीं रुकी, टकराई हैं तब जाके रुकी।
लेकिन सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अपनी 4x4 गाड़ी से शिमला की सैर पर निकले युवकों की गाड़ी जैसे ही ढलान पर पहुंची, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। देखिए कैसे गाड़ी गोल गोल घूमने लगी। गाड़ी जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हुई, ड्राइवर तो अपनी जान बचाकर कूद गया, लेकिन गाड़ी इतनी तेजी से फिसली कि उसमें सवार दूसरे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। आप देखिए ना बॉस, ड्राइवर कूद गया, बाकी लोग कह रहे मेरा क्या, गाड़ी फिसलती चली जा रही है पीछे। ये गाड़ी 50 मीटर तक फिसलती हुई नीचे चली गई। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी खाई में नहीं गिरी, लेकिन ये पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका साइड इफेक्ट। गाड़ी रुक ही नहीं रही है भाई, क्योंकि तैयारी से ये लोग गए नहीं कि बर्फ पे गाड़ी चलाएंगे कैसे। गाड़ी फिसल रही है तो फिसलती चली जा रही है। बर्फबारी के बीच ब्रेक फेल का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। सड़क पर बर्फ की वजह से इतनी फिसलन हो गई कि यहां पर भी गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। यह वीडियो अटल टनल के बाहर का बताया जा रहा है, जहां एक के बाद एक कई गाड़ियां इस ढलान पर फिसलती चली गई। कई गाड़ियां तो चक्कर घिन्नी की तरह सड़क पर घूमती नजर आई। आप तस्वीर देखिए, वो अंदर बैठने वाले का कलेजा घूम जाए भाई कि मैं बचूंगा कैसे। देख रहे हैं गाड़ी सनसनाते चली जा रही है। फिल्म में जैसे स्टंट होता है वैसा नॉर्मल आदमी का हो रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं कैसे, इसको रोकूं कैसे। रोकने के लिए ब्रेक दबाइए तो और घनघनाते चिंचिनाते चल जा रही। मनाली की डरा देने वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं भाई, ये देखिए, बाप रे बाप। इस कार को देखिए ना, आगे के दोनों पहिए खाई में लटके हुए हैं। सोचिए जो लोग इसके अंदर बैठे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। कार के पहियों की तरह ही उनकी जान भी हलक में अटक गई होगी। इस कार को भी प्रोफेशनल ड्राइवर ही चला रहा था, लेकिन पहाड़ पर एक गलती हुई नहीं और जान पर खतरा मंडराने लगता है। बाद में इसको खींच के पीछे किए हैं। बर्फ में हादसे की एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक टेम्पो ट्रैवलर ने ढलान पर आते ही ब्रेक लगाने की गलती कर दी, जिसके बाद वहां खड़े लोगों की चीखें निकल गई। ट्रैवलर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लगा कि अब टेम्पो ट्रैवलर पलट जाएगा। देख रहे हैं, चाय चाय करता हुआ चला जा रहा है। गनीमत रही कि आगे ढलान खत्म हो गई और टेम्पो ट्रैवलर किसी तरह रुक गया। सोचिए जब बाहर खड़े लोगों की हालत खराब हो गई तो जो लोग अंदर बैठे होंगे, बाप रे बाप, उनकी क्या ही हालत हुई होगी। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा की भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां पर रोडवेज बस के ड्राइवर ने ढलान वाले मोड़ पर स्पीड धीमी की, गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब इतनी बड़ी गाड़ी बर्फ पर फिसलती है तो एक्सपीरियंस भी कई बार काम नहीं आता। रोडवेज की बस साइड में खड़ी एक पिकअप गाड़ी से जा टकराई। ये देखिए, पहाड़ों में रोडवेज के जो ड्राइवर होते हैं उन्हें तो वहां ड्राइविंग का एक्सपर्ट माना जाता है। सोचिए जब उनसे गलती हो रही है तो जो लोग छुट्टी मनाने पहली बार गए होंगे, ऐसी बर्फ देखे होंगे, वो क्या ही कर पाएंगे। जो लोग पहली बार बर्फबारी के दौरान गाड़ी चला रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। पहाड़ों पर घूमने का मजा कब सजा बन जाता है उसकी एक और झलक दिखाता हूं। बर्फ पर गाड़ियां फिसलकर एक दूसरे से टकराती हैं तो जबरदस्त नुकसान होता है। कई बार तो पूरी की पूरी गाड़ी ही कबाड़ हो जाती है। मुसीबत इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि जहां खाना और पानी न मिल रहा हो वहां मैकेनिक कहां से मिलेगा बॉस, वो अलग मुश्किल है। तो आप सोचिए इन गाड़ियों की क्या हालत हो जाती है। देख रहे हैं फिसलते चली जा रही है गाड़ी। हालांकि पहाड़ों पर जब बर्फबारी होती है तो हर बार ड्राइवर की गलती नहीं कही जा सकती। फिसलन इतनी बढ़ जाती है कि गाड़ी संभालना मुश्किल हो जाता है। बर्फबारी वाले इलाके में फिसलन क्यों बढ़ जाती है आपको यह भी समझना चाहिए। होता क्या है कि जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है और दोबारा जमती है तो ये एक चिकनी परत बना देती है जिसे ब्लैक आइस कहते हैं। यह ब्लैक आइस बहुत फिसलन भरी होती है। इसके अलावा गाड़ियों के लगातार चलने से बर्फ दबकर ग्लासी हो जाती है जिससे सड़क पर फिसलन बढ़ जाती है। वहीं अचानक तापमान गिरने से बर्फ ठोस परत बना लेती है जो गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए फिसलन का कारण बनती है। इसके बाद भी अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो परेशानी में आ सकते हैं। देखिए जब पहाड़ों पर स्नोफॉल होता है तो कार के ड्राइवर के लिए कैसा नजारा होता है। ना तो कुछ समझ आता, आप देखिए कैसे स्नोफॉल हो रहा है, उसको आगे कुछ ढंग से दिख ही नहीं रहा, ना ढंग से कुछ दिखाई देता है। कहां मुड़ना है, आगे खाई है, सड़क है, अच्छे से अच्छा ड्राइवर गच्चा खा जाता है। ऐसे वक्त में आपने जो तैयारी पहले से कर रखी है वही काम आती है। जरूरी नहीं कि आप गाड़ी से हो तभी फिसलन से सामना होगा। बर्फबारी के बाद सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। अब आप ये देखिए, भर खानदान गिरा जा रहा है। कैसे एक के बाद एक 3 लोग फिसल कर गिर गए भाई। बर्फ पर जरा सी मस्ती इन तीनों लोगों के लिए सजा बन गई, क्योंकि इतनी ठंड में जरा सी चोट भी बहुत दर्द देती है। ये तो आपको भी पता होगा। देखिए एक गए वो गिरा, दूसरा उसके पीछे गई वो गिरी, तीसरा आया भाई वो गिरा, धाएं धाएं सब गिरते जा रहे हैं।
ये देखिए चौथा। तो कौन बचाने आया है? जो जा रहा वही गिरे जा रहा है। बर्फबारी में जरा सी गलती बड़ा नुकसान भी करा सकती है। अब जरा ये भाई साहब को देखिए, इनको लगा कि ऊपर से फिसलेंगे और फिल्मों की तरह बड़े आराम से नीचे पहुंच जाएंगे, लेकिन ना तो ये खुद को कंट्रोल कर पाए, ना ही अपनी स्पीड मेंटेन कर पाए। सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर। कई लोगों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, तब जाकर ये भाई साहब काबू में आए। गनीमत रही कि सही वक्त पर इन्हें पकड़ लिया, नहीं तो 20 फीट नीचे सड़क पर दिखाई देते भाई साहब। ये हालत है बर्फ में। मजा है, लेकिन ये सब भी देखिए, समझिए। जा रहे हैं बर्फ में तो थोड़ा देखिए। ये भाई साहब, ये देखिए चले जा रहे हैं। पहाड़ों पर पहुंचने वाले कई लोग अपनी गलतियों की वजह से परेशान होते हैं। हालत यहां तक हो जाती है कि उन्हें अपनी गाड़ियां छोड़कर वापस लौटना पड़ता है। अगर परिवार साथ हुआ तो परेशानी डबल हो जाती है। सुनिए पहाड़ पर ट्रैवल करने के शौकीन लोगों को एक शख्स ने क्या एडवाइस दी, उसके बाद दिखाऊंगा कि अगर फिसलन से बचेंगे तो कौन सी दूसरी मुसीबत आपको घेर सकती है। बचो भाई, बचो, जितना बच सकते हो उतना बचो। स्नोफॉल देखने में जितना अच्छा लगता है उतना ही प्रॉब्लम भी दे सकता है अगर आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते। सो भाई, इस तरह से व्हीकल सड़क पर छोड़ कर लोग गए हैं क्योंकि ये व्हीकल चल नहीं रहे थे, प्रॉब्लम दे रहे थे, किसी के ठुक चुके थे। सो भाई, एडवाइजरी को फॉलो करो, स्नो में 4x2 मत चलाओ और नजारे लो। बचो भाई कार चाहे 1000 सीसी की हो, 2500 सीसी की हो, इस मौसम में ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की यात्रा करने से बचना चाहिए। क्योंकि आप अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं, आपकी गाड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन आप दूसरों की गारंटी तो नहीं ले सकते। इसलिए पहाड़ों पर जाने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आपको वो भी बता देता हूं। बर्फबारी के बाद अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए और डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। टायरों पर चेन लगाना या स्नो रेडी टायर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि गाड़ी की ग्रिप अच्छे से बन सके। बर्फ पर लो गियर में गाड़ी चलाने से टायर पर अच्छा कंट्रोल बना रहता है और गाड़ी फिसलती नहीं है। इसके अलावा पहाड़ों पर जाने से पहले गाड़ियों को भी मेंटेन जरूर रखना चाहिए। कार के इंजन कूलेंट में एंटी फ्रीज मिलाएं ताकि इंजन बर्फबारी में फ्रीज ना हो। ठंड में बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है, इसलिए इसे पहले से जांच लीजिए। स्नो रेजिस्टेंट वाइपर का इस्तेमाल करें और विंडशील्ड वॉशर में एंटी फ्रीज फॉर्मूला मिलाइए। तो ये सब कम से कम कीजिए अगर जा रहे हैं पहाड़ों में घूमने का शौक है तो। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद अद्भुत नजारा भी देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री से लेकर केदार घाटी तक बर्फ की चादर बिछी हुई। ये देखिए केदारनाथ की तस्वीर। लगातार बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी के 30 गांव बर्फ से लद गए। हालत यह है कि गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद करना पड़ा है। केदारनाथ धाम भी पूरी तरह बर्फ से लदा हुआ नजर आ रहा है। इतनी बर्फ जम गई है कि मंदिर तक पहुंचना मुश्किल। आप देखिए ना बॉस, पूरी जो वहां जमीन है वो पूरी बर्फ से पट गई है। बर्फबारी का अद्भुत नजारा बद्रीनाथ धाम में भी दिख रहा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है बद्रीनाथ में भी। तो ये आपको तस्वीर दिखाई कि क्या हालत हो गई है बर्फबारी के बाद।